क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशन, इंडिया चाइना रिलेशन, जीएम क्रॉप्स और प्रिजन रिफॉर्म्स। ये 5 बड़े एजेंडा होंगे। इसके साथ साथ बाकी चीजों को भी हम आज डिस्कस करेंगे। एक और चीज बता दूं, आज मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो एड अप किए हैं डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के हिसाब से, तो आप हमारे साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। और इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी है, आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप इस पीडीएफ को भी एक्सेस कर पाएंगे, इस पीडीएफ को एक्सेस कर पाएंगे। एंड लेट्स स्टार्ट दिस पर्टिकुलर सेशन, लेट्स सी व्हाट्स देयर फॉर अस। ओके, देखते हैं आज की अखबार में हमारे लिए क्या खास है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फर्स्ट जो खबर है अखबार के पेज से ही शुरू करेंगे। और महाराष्ट्र जो है काफी वहां पे टर्नआउट बेटर हुआ है पिछली बार के कंपैरिजन में, तो ये पॉइंट आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब इसको लेके क्वेश्चन किस टाइप से पूछ सकते हैं उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये ऐसे नहीं हुआ, टर्नआउट जो है उसको लेके काफी एफर्ट किया गया है, इलेक्शन कमीशन ने भी काफी एफर्ट किया अवेयरनेस को लेके और बाकी चीजों को लेके। तो देखते हैं इसके अंदर क्या मेजर पॉइंट्स हैं। यहाँ पे अगर आप मेंस 2017 का एक क्वेश्चन देखें तो ये एथिक्स का क्वेश्चन है, जीएस पेपर 4 में पूछा गया था। ओके, तो ये क्वेश्चन क्या कहता है कि यंग पीपल विद एथिकल कंडक्ट दे आर नॉट विलिंग टू कम फॉरवर्ड एंड ज्वाइन पॉलिटिक्स, सजेस्ट द स्टेप्स टू मोटिवेट देम टू कम फॉरवर्ड। किस बताओ भाई क्या क्या जो है करना चाहिए इनको मोटिवेट करने के लिए, ताकि ये जो है फोर फ्रंट पे आके आगे से आके एकदम जो है बढ़िया तरीके से ये काम कर सके। सो दिस इज व्हाट इट इज। चलिए अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम देखेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपको एक चीज का और ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी भी टाइप से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है। ऐसा नहीं है कि पेपर जीएस 1 2 3 में ही आएगा, हर एस्पेक्ट में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इट्स अप टू देम, इट्स देयर क्रिएटिविटी। तो हमें पूरा जो है इस चीज का ध्यान रखना है यहाँ पे। अब देखो ये क्वेश्चन कह रहा है कि यूथ जो है वो क्यों नहीं आता पॉलिटिक्स के अंदर, तो डिफरेंट डिफरेंट रीजंस हैं, पहले आप रीजंस एक्सप्लोर करें। तो लैक ऑफ इंटरेस्ट, अवेयरनेस, इतनी अवेयरनेस नहीं है, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उनको पता नहीं है पॉलिटिकल प्रोसेस होती क्या है। देन परसेप्शन ऑफ पॉलिटिक्स, गंदा कीचड़ माना जाता है, दलदल माना जाता है, परसेप्शन जो है वो खराब है। और कैसे पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन करनी है ये भी नहीं पता हमें। इनएडिक्वेट नॉलेज ऑफ द पॉलिटिकल इश्यूज, मुद्दों के बारे में भी ज्ञान जो है वो आम जनता को नहीं होता है। ठीक है, और एक चीज आपको एक बता दूं मैं, मोस्टली कैंपस पॉलिटिक्स बंद कर दी गई है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस वगैरह में तो है नहीं। और जो यूनिवर्सिटी लेवल पे जो पॉलिटिक्स है वो प्राइवेट कॉलेजेस में नहीं अलाउड होती, तो ये भी एक डेवलपमेंट है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कैंपस पॉलिटिक्स होती है तो आप कोई ना कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी करते हो और आपको थोड़ा बहुत अवेयरनेस रहती है। यहाँ पे वो आउटराइटली जो है वो बंद हो जाता है। सो दैट इज वन थिंग जो हमें थोड़ा ध्यान देना है। अब देखिए, डिस्ट्रस्ट इन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, ये भी एक पॉइंट है कि आज करप्शन है, डिसऑनेस्टी है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन पॉलिटिशियंस, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ये एक समस्या चलती है। एंड देन स्केप्टिसिज्म टुवर्ड्स इफेक्टिवनेस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, लोगों को ये लगता है कि मेरे आ जाने से क्या बड़ा फर्क पड़ेगा। ये मेन पॉइंट्स जो हैं जनता के, स्पेसिफिकली यूथ के दिमाग में रहते हैं। टाइम कंस्ट्रेंट, कंपीटिंग प्रायोरिटीज, और बहुत काम करने हैं। पॉलिटिक्स जो है एक तरीके से सेल्फलेस जॉब की तरह है। ठीक है ना, आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा, आपको बस करना है, इट्स अ सर्विस। ओके, तो अगर आप ये सोच रहे हो कि प्रॉफिट बनाओगे पॉलिटिक्स से, वो नहीं होगा। इट्स अ सर्विस टू द पीपल, कि आप इतने सक्षम बने कि आपने जो है जनता की प्रॉब्लम्स जो है वो सोल्व कर दी, ये पॉलिटिक्स आपको देती है। देन वी हैव हैवी एकेडमिक वर्कलोड, पढ़ाई लिखाई बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। और पॉलिटिक्स जो है वो एक तरीके से आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर कमिटमेंट है, जो सब लोग इसको लेकर रेडी नहीं होते हैं। तो ये सब मुद्दे हैं जो मेजरली आपको समझने हैं। ठीक, और क्या रीजन है? स्टीरियोटाइपिंग है, बैरियर है। ठीक है, लोग इसको लेके एपेथेटिक है, वो नहीं समझते कि इससे प्रॉब्लम सॉल्व भी की जा सकती है। तो रियलिटी में अगर कोई मेरे से पॉलिटिक्स की डेफिनेशन पूछेगा तो मैं बोलूँ कि इट्स अ टूल। ये वो टूल है, ये वो हथियार है जिससे आप ह्यूमैनिटी की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। ठीक है, तो पॉलिटिक्स को सिर्फ हमें खराब राइट में नहीं देखना चाहिए। अब महात्मा गांधी पॉलिटिक्स करते थे तो उनकी पॉलिटिक्स तो खराब नहीं थी, ही वॉज अ पॉलिटिकल प्लेयर, और वो हमारे इंडियंस की प्रॉब्लम्स को सोल्व कर रहे थे। उन्होंने सोशल रिफॉर्म्स को लेके भी काफी कुछ किया, तो दैट इज समथिंग जो हमें ध्यान देना है। अब देखिए, लैक ऑफ प्लेटफॉर्म फॉर यूथ पार्टिसिपेशन, हमारे यहाँ पे जो है बिल्कुल प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं है। आप पॉलिटिक्स के नाम पे या तो पार्टी बना लो, ठीक है, पार्टी के अंदर मनी पावर है, मसल पावर है, ठीक,
अब अगर आपके पास पैसे नहीं है तो इलेक्शन जीतना बहुत डिफिकल्ट है, दैट्स अ रियलिटी, ठीक है ना, नो मैटर हाउ गुड यू आर, ओके। और अदर पार्ट इज दिस, एजेंडाज आर डिफरेंट। अब देखो, आम जनता के साथ एक डिस्कनेक्ट हमारे यूथ का हो जाता है, तो स्पेसिफिकली रूरल बेल्ट, ओके। तो रूरल अर्बन डिवाइड है, रूरल अर्बन डिस्कनेक्ट भी है यहाँ पे, तो दैट इज यू कैन से अ ट्रबल दैट इज क्वाइट विजिबल। और अक्सर जो है ये समस्या देखी भी गई है। क्लियर, एजेंडाज क्लियर नहीं होते, आपको आइडिया ही नहीं है कि एजेंडा क्या है। फेलियर टू एड्रेस प्रेसिंग इश्यूज अफेक्टिंग यंग पीपल, दैट इज हाउ इट इज। लोअर वोटर टर्नआउट होता है, तो ये सारे के सारे रीजंस हैं। इतना सब कुछ होने के बाद लोग वोट देने भी नहीं जाते। अब हमें करना क्या है, आपको एथिक्स और सिविक एजुकेशन प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करने होंगे, स्कूल्स और कॉलेजेस आपको टारगेट करने होंगे। फोकस ऑन पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखिए, ये काम जो है पॉलिटिकल पार्टीज का है। पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल लीडर्स किस तरीके का एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है समझना। अगर वो सही एग्जाम्पल सेट करेंगे, यूथ विल बी एनकरेज्ड। अगर वो खराब एग्जाम्पल सेट करेंगे, यूथ विल बी डिस्करेज्ड। दैट इज वन पॉइंट दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर। आपको रोल मॉडल लीडरशिप लेके आनी पड़ेगी, रोल मॉडल्स लेके आने पड़ेंगे। महात्मा गांधी कैन बी द रोल मॉडल, ओके। अदर पॉलिटिशियंस हु आर देयर, इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उनको क्लीन लेना रहना है, क्योंकि जनता उनको देख रही है यहाँ पे, एंड दे हैव टू बी वेरी क्लीन अबाउट इट। ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल सिस्टम बनाइए, जो यहाँ पे फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स वगैरह आप करें। मेक द सिस्टम ओपन। जितना सिस्टम ट्रांसपेरेंट होगा उतना बेटर होगा। यूथ को पार्टिसिपेट करवाना है, उनको रिप्रेजेंटेशन देना है, ठीक है। एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। अब ये काम जो है ना पार्टी के लेवल पे होगा। क्लियर। अब इंडिया के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि हमारे यहाँ पे तो युवा नेता, अब राहुल गांधी को लोग युवा नेता बोलते हैं, और युवा नेता की उम्र 55 साल है। जब आप सोच के देखो कि इंडिया की एवरेज एज 27 ईयर्स के अराउंड है, मतलब मेजोरिटी पॉपुलेशन हमारे यहाँ पे इसी एज ग्रुप की है, वैसे में जो हमारा यूथ रिप्रेजेंट कर रहा है हमें, वो 55 ईयर्स ओल्ड है। तो यू कैन इजीली फिगर इट आउट कि भी यहाँ पे कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट की जरूरत डेफिनेटली है। दैट इज समथिंग विच इज रिक्वायर्ड हियर। क्लियर। तो उसी चीज को बस थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। अब देखिए, इसके अंदर फाइनेंशियल सपोर्ट और इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा, ताकि यंग कैंडिडेट्स भी आ सकें इलेक्शन लड़ने के लिए। अब ये आपको एनकरेज करना है, क्योंकि फाइनेंस इज अ वेरी बिग, यू कैन से, बैरियर इन दैट। ये बहुत बड़ा बैरियर है कि यूथ नहीं आ पाता है। क्लियर। तो ये चीज है, हमें थोड़ा ध्यान रखना है। अदर देन दैट, एग्जिट पोल क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, इसका हमें कुछ लेना देना नहीं है। एग्जिट पोल वैसे भी पिछली बार हरियाणा के इलेक्शन में तो रॉन्ग हुए थे, ओके। अभी एक दो दिन में काउंटिंग हो जाएगी, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार बन रही है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इम्फाल के अंदर 5 आवर कर्फ्यू ब्रेक मिला है, ताकि लोग अपने घरों से बाहर निकलें और थोड़ा बहुत सामान वगैरह खरीद लें, ओके। सो दिस इज हाउ वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू एस्टेब्लिश पीस। यहाँ से हम शांति की तरफ जा रहे हैं, एंड इट्स अ गुड थिंग कि धीरे धीरे नॉर्मेलिटी हो जाएगी। देखो, कभी कभी स्ट्रिक्टनेस करनी पड़ती है। अब क्वेश्चन हम यही कह रहे थे कि आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट होगा क्या भाई इसका। अब ये क्या हमेशा के लिए रहने वाला है? देखो, 2022 के अंदर हमने हटाया और दोबारा जरूरत पड़ गई, तो सिचुएशन इज लाइक दिस। तो ऐसा दोबारा, ऐसा लॉ एंड ऑर्डर यू कैन से प्रॉब्लम दोबारा ना हो जाए, तो आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को हमें थोड़े टाइम के लिए और यहाँ पे रखना पड़ेगा। एंड इन दैट पर्टिकुलर टाइम, देखिए ये इंडिया में प्रॉब्लम क्या है कि एकदम शांति हो जाती है, उसके बाद फिर हम एफर्ट करना बंद कर देते हैं। तो इस मणिपुर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंटिन्यूअस एफर्ट चाहिए आपको, ठीक। जब तक ये कंटिन्यूअस एफर्ट नहीं होगा, यू कैन से दैट सिचुएशन इंप्रूव नहीं होगी। दैट इज द मोस्ट क्रिटिकल थिंग वी हैव टू एड्रेस हियर। तो आगे बढ़ते हैं, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कुछ बातों को जानेंगे, ठीक है। नेगोशिएशन चल रहा है, मेजर प्रॉब्लम क्या है, फाइनेंसिंग को लेके है, ठीक। और इन द मीन टाइम ये प्रीलिम्स 2023 का क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिए। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बन मार्केट्स, दे आर लाइकली टू बी वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड टूल इन टू फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। बिल्कुल सही बात है। कार्बन मार्केट बनाएंगे, देखेंगे कार्बन मार्केट बनेगी कैसे। बेसिकली ट्रेडेबल सर्टिफिकेट्स होंगे, ठीक। तो सर्टिफिकेट्स दिए किस किन को जाएंगे? उन कंपनीज को जो अपना कार्बन एमिशन रिड्यूस करेगी। तो सपोज कीजिए मैंने अपना कार्बन एमिशन, मेरी कंपनी ने रिड्यूस किया, तो मुझे मिलेगा एक ये सर्टिफिकेट, ठीक है। अब मैं ये सर्टिफिकेट बेच सकूंगा, इसको मैं ट्रेड कर सकूंगा,
और गवर्नमेंट ऐसा भी कर सकती है कि मान लीजिए गवर्नमेंट करे कि 50 सर्टिफिकेट तो सबके पास होने चाहिए। मैं हाइपोथेटिकल बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट मान लो ये कहती है कि 50 सर्टिफिकेट तो सभी कंपनीज के पास होने चाहिए, और जो पोल्यूशन करने वाली कंपनीज हैं जैसे ऑयल, ओके, और स्टील मैन्युफैक्चरिंग, एल्यूमिनियम मैन्युफैक्चरिंग, उनके लिए प्रोविजन डाल देंगे कि 500 सर्टिफिकेट तो सबके पास होने चाहिए। तो ऐसे में होगा क्या भाई, वो लोग अपने सर्टिफिकेट तो उनको लेने पड़ेंगे। तो मेरे पास मान लो 70 सर्टिफिकेट्स हैं, मुझे रिक्वायर्ड तो 50 है, तो 20 जो एडिशनल है दैट आई विल सेल इट टू देम, वो मैं उनको बेच दूंगा। तो इसीलिए ये इंसेंटिवाइज हो जाएगा कि आप अगर क्लीन टेक्नोलॉजी लेके काम करते हैं, एफिशिएंट टेक्नोलॉजी लेके काम करते हैं, तो उसके अंदर यहाँ पे आप उसका फायदा उठा सकते हैं एज अ मॉनिटरी बेनिफिट। ये है कार्बन मार्केट जो यहाँ पे लाने का प्लान चल रहा है। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, ये कह रहा है कि कार्बन मार्केट ट्रांसफर रिसोर्सेज फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर टू द स्टेट। ओके, बिल्कुल ऐसा भी किया जा सकता है, ठीक है ना, ऐसा भी किया जा सकता है, रिसोर्सेज जो है प्राइवेट सेक्टर से स्टेट को दिए जाएंगे, और किसी भी टाइप का आप अरेंजमेंट ये कर सकते हैं। तो ये एक ब्रॉडर पिक्चर है। अब इसको अगर आप डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि मैकेनिज्म है, ट्रेडिंग हो जाएगी, ठीक है, कैपिटल और ट्रेड सिस्टम एमर्ज एज अ सिग्निफिकेंट टूल टू फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, बिल्कुल, और इंसेंटिवाइज करेंगे उन कंपनीज को जो ग्रीन हाउस गैस को डिक्रीज करेंगी। प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज, दे आर रिक्वायर्ड टू परचेज एंड एक्वायर एमिशन अलाउंसेस, क्रेडिट्स उनको मिनिमम लेने पड़ेंगे जैसे मैंने आपको बताया अभी, ओके। एंड रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम सेल ऑफ दीज अलाउंसेस कैन बी यूज्ड बाय स्टेट, बिल्कुल, इनको बेच के जो है जो अलाउंसेस आएंगे वो जो है स्टेट एक तरीके से उसका इस्तेमाल कर सकता है। तो इस एंगल से देखेंगे तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, वो ए इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं जो आज की डिस्कशन चल रही है, अभी जो रिसेंट जो अजरबैजान के अंदर, बाकू के अंदर जो हमारे यहाँ पे क्लाइमेट टॉक्स चल रही हैं। देखिए, डेवलपिंग कंट्रीज दे आर डिमांडिंग 1.3 ट्रिलियन डॉलर। ये कहते हैं कि इतना बड़ा अमाउंट हमें चाहिए अगर आप चाहते हैं कि डैमेज को मैनेज करें, हम अडेप्टेशन करें, ठीक है, और क्लीन एनर्जी सिस्टम को आपको डेवलप भी करना पड़ेगा। तो इट्स अ लॉन्ग टर्म टास्क, और उसके अंदर पैसा तो लगेगा ही लगेगा। विदाउट द मनी सपोर्ट एंड टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट इट इज नॉट पॉसिबल। डेवलपिंग नेशंस के लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा कि वो इस इशू को डील करें। तो दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर। एंड देन नेगोशिएशन डायनेमिक्स अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो अजरबैजान एज अ होस्ट दे हैव अ मेजर रोल, वो यहाँ पे कर रहे हैं, टॉक्स आर ऑलरेडी गोइंग ऑन, बट अभी तक कुछ डिसाइसिव तरीका नहीं निकल के आया है, ठीक है, इनके ऊपर काफी प्रेशर है। डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस के बीच का जो ये टसल है ये एज इट इज रहेगा, खासकर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर। डेवलपिंग नेशंस ये चाहते हैं कि डेवलप्ड नेशंस थोड़ा और ज्यादा कंट्रीब्यूट करें, और डेवलपिंग जो डेवलप्ड नेशंस हैं वो कहते हैं कि नहीं, हमारे से इतना ही हो पाएगा, आपको भी कुछ करना है। अब देखिए ये प्रॉब्लम आ रही है। तो हिस्टोरिकली जो इनजस्टिस हुआ है, इनजस्टिस मतलब हिस्टोरिकली जो इन्होंने इतना पोल्यूशन क्रिएट किया है, दैट इज दैट इज समथिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर, ओके। उस चीज की भरपाई तो करनी पड़ेगी ना। तो ऐसा तो नहीं हो सकता आज मान लो डेवलपिंग नेशंस उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हैं कि जहां पे इनको डेवलपमेंट करनी है, तो आप पुराने वाले को मिस आउट कैसे कर सकते, पुराना जो पोल्यूशन किया हुआ है, क्योंकि आज भी वो एटमोसफेयर में तो प्रेजेंट है। सो दैट इज समथिंग वी हैव टू बी वेरी, यू कैन से, केयरफुल अबाउट, ओके। ये फ्रस्ट्रेशन आज के डेट में बनी हुई है, अनसर्टेनिटी है कि किस तरीके से फाइनेंशियल कमिटमेंट्स को पूरा किया जाएगा, कोई क्लैरिटी अभी तक सामने अभी तक नहीं आई है। और ये एक रास्ता है जो हमें देखना है, साथ मिलकर तय करना होगा, अदरवाइज एवरीवन विल सफर फ्रॉम दिस। क्लाइमेट की प्रॉब्लम से सब लोग सफर करेंगे, सिर्फ डेवलपिंग नेशंस या ही नहीं, डेवलप्ड नेशंस को भी काफी नुकसान होगा। तो दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट, ओके। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे इंडिया चाइना की शांति को लेके बात हो रही है, तो हमें म्यूचुअल ट्रस्ट रीबिल्ड करना होगा, बट इट इज गोइंग टू टेक टाइम, स्टेप बाय स्टेप आपको आगे चलना है, ठीक है। दैट इज समथिंग विच इज रिक्वायर्ड हियर, ओके। बट अब क्या क्या कर सकते हैं उसको समझें। सबसे पहले देखिए, तो हमारे यहाँ पे सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान देनी होगी, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट है एक, ठीक। तो बोथ द कंट्रीज दे साइंड दिस पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट इन 1993। नाउ अभी भी क्या प्रॉब्लम है, उसको इंटरप्रिटेशन, ओके, उसके इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम है। इंटरप्रिटेशन में कैसे प्रॉब्लम है, ये पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट कहता है
कि दोनों कंट्रीज स्टेप लेंगे LAC के अराउंड, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अराउंड, ठीक है, वो भी एफर्ट लेंगे, इंडिया वाले भी एफर्ट करेंगे, चाइनीज भी एफर्ट करेंगे, और ये भी बताता है कि आप इस तरीके के हथियार यूज कर सकते हो, इस तरीके के हथियार नहीं यूज कर सकते, वगैरह वगैरह। बट क्वेश्चन मार्क इज दिस, व्हाट इज दिस LAC? अगर LAC ही डिफाइंड नहीं है, उनका परसेप्शन और है, हमारा परसेप्शन और है, तो फिर इस LAC का मतलब कैसे रह गया? आपका पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट इंप्लीमेंट कैसे होगा? तो ये सबसे बड़ी एक समस्या है, सबसे पहले तो इसे क्लैरिफाई करना चाहिए। ठीक है, वी हैव टू क्लैरिफाई LAC, बिल्कुल आप इसको लेके टॉक्स कीजिए, बातचीत कीजिए, और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के लेवल पे जो है ये काम ऑलरेडी हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि प्रोग्रेस नहीं हुई है, प्रोग्रेस हो रही है। ठीक है, बफर जोन क्रिएट करना होगा दोनों कंट्रीज के बीच में, बफर जोन इन द सेंस दैट कि फोर्सेस आमने सामने ना आ जाए, ये जरूरी है। ठीक है ना, कि चाइनीज फोर्सेस और इंडियन फोर्सेस अगर आमने सामने आएंगे, देन अगेन देयर विल बी सेम प्रॉब्लम, बिल्कुल वैसे ही प्रॉब्लम होगी। सो वी हैव टू अबाइड बाय एग्रीमेंट्स, ये चाइना को सीखना है। ठीक, इंक्लूडिंग बैन ऑन फायर आर्म्स। अब देखो फायर आर्म्स तो ये लड़ते हैं, लाठियां लेके आते हैं चाइना वाले, बार्ब्ड वायर्स लेके आते हैं, लकड़ियों के ऊपर जो है तारे लगा के, उससे लड़ाइयाँ होती हैं। और पिछली बार जो गलवान इंसिडेंट हुआ था वो भी वैसे ही हुआ था, तो आप सोच लीजिए, मतलब जान का नुकसान तो उसमें भी हो सकता है। देन वी शुड हैव नो पेट्रोल जोन, ताकि आमना सामना ना हो। ड्रोन का यूजेज, उसको लेके हम लोग कुछ एक पैरामीटर्स बना सकते हैं, इंटेलिजेंस सर्विलेंस गैदरिंग को लेके। ओके, तो वी हैव टू कम अप विद म्यूचुअल सिक्योरिटी एग्रीमेंट, और दोनों कंट्रीज उसको अबाइड करें, दैट इज समथिंग विच इज रिक्वायर्ड। एंड नॉट जस्ट दैट, we should be sensitive towards China's friendship with Pakistan. China should also be sensitive towards India's friendship with United States. Okay, तो एक दूसरे को शक की नजर से ना देखें. So that is something which is required right now. अब होता क्या है, when you have distrust, तो any issue, any small issue can flare up into a bigger one. कोई भी छोटा मुद्दा बड़ा बन सकता है, वो चीज आपको हर हालत में यहाँ पे अवॉइड करनी होगी। सो दीज आर सम ऑफ द स्टेप्स दैट वी कैन थिंक अबाउट। ओके, आगे बढ़ेंगे यहाँ पे सीधा, अब चलते हैं GM क्रॉप के मुद्दे पे, तो ये पॉलिटिक्स हम नहीं डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ओके, सीधा GM के मुद्दे पे चलेंगे। GM क्रॉप कैन हेल्प फाइट हंगर एंड डिपेंडिंग ऑन फार्मिंग मेथड्स। ओके, तो इसको लेके बातचीत है। पहले देखिए, जीन एडिटिंग करते हैं हम लोग, ठीक है, जेनेटिक स्ट्रक्चर में, और जीन एडिटिंग के अंदर प्राइमरीली किया गया जाता है कि आप DNA जो है, आप प्लांट DNA भी चेंज कर सकते हैं, एनिमल DNA भी चेंज कर सकते हैं। सो दैट इज समथिंग दैट वी विल वर्क अपॉन। और उसके DNA मॉडिफिकेशन से हमें मिलेगा क्या? आप जब किसी प्लांट का या किसी एनिमल का आप DNA चेंज करेंगे, उस DNA मॉडिफिकेशन से हम कुछ एक डिजायर्ड क्वालिटीज लेके आ सकते हैं। ठीक है, जो हम चाहते हैं। तो जैसे आप चाहते हो कि ड्रॉट रेजिस्टेंट बन जाए, तो आप उसके अंदर जो है ऐसा जीन डालिए जो कम पानी के अंदर क्रॉप को सरवाइव करवाता हो। तो आप रेजिलिएंट बना सकते हो, आप प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हो, यील्ड बढ़ा सकते हो। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें जो है की जा सकती हैं विद जीन एडिटिंग, एंड कंट्रीज पूरे वर्ल्ड में कर भी रही हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या एडिबल क्रॉप्स के अंदर इसे अलाउ करना चाहिए, क्योंकि अभी तक हम लोग कॉटन के अंदर इसको यूज करते रहे हैं। कॉटन तो हम पहनते हैं, खाते नहीं हैं। ठीक, एडिबल में करना चाहिए, उसको लेके क्वेश्चन मार्क है, बिकॉज वी डोंट नो द कॉन्सिक्वेंसेस। ओके, वी डोंट नो ऑल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इस डेवलपमेंट के पूरे कॉन्सिक्वेंसेस हमारे यहाँ पे क्या होने वाले हैं, वो एक चीज है जो हमें ध्यान देना है। ठीक, हमें पता नहीं है कि कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे सब कुछ। सो दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर। अब देखिए, ये प्रीलिम्स 2018 का क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन VCP है विद रेफरेंस टू जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड डेवलप्ड इन इंडिया। अब ये कह रहे हैं कि GM mustard has the gene of soil bacterium that gives plant the property of pest resistance against the wide variety of pest. Okay, तो देखिए ये जो है, ये आपके BT कॉटन, कॉटन के साथ ऐसा है, GM के साथ ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी यहाँ पे। क्लियर, तो आपको थोड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए। हाँ, सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि GM mustard has the genes that allow plant क्रॉस पॉलिनेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन। बिल्कुल, सेकंड स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि ये GM मस्टर्ड किसने डेवलप किया था? ये कह रहा है कि ये IARI और पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने किया था। नहीं, दिस वाज डेवलप्ड बाय
दिल्ली यूनिवर्सिटी बेस्ड सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स, उन्होंने जो है ये डेवलप किया था। तो थर्ड स्टेटमेंट भी आपकी गलत हो गई, एंड कंसिडरिंग दिस पॉइंट बी इज द राइट आंसर। तो एक तो हमें टाइप ऑफ क्वेश्चन के बारे में आइडिया होना चाहिए कि क्या अब तक पूछा है। मेंस में भी रेगुलरली क्वेश्चन पूछते रहे हैं। मेंस में क्वेश्चन पूछते हैं कि भी बताइए जेनेटिकली मॉडिफाइड या फिर जीएम टेक्नोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी फार्मर्स के लिए कैसे बेटर है। तो काफी काफी क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं ऐसे। क्लियर। तो अब आगे बढ़ते हैं। अभी समस्या क्या है, देखो पॉपुलेशन राइज हो रही है पूरी दुनिया के अंदर, हम 7 बिलियन के अराउंड हो गए हैं। ऐसे के अंदर आपको फूड सिक्योरिटी का सबसे बड़ा डाउट है। तो अभी भी हमने एक चीज देखी यूक्रेन रशिया वॉर के टाइम पे, ओके, कैसे फूड सिक्योरिटी क्राइसिस था यहाँ पे। वो सिचुएशन आपको हाईलाइट करती है कि ये कितनी बड़ी हो सकती है। अभी भी हम उसी एरा में जी रहे हैं जहां पे हमें स्ट्रगल करना पड़ सकता है फॉर मेकिंग आर फूड, फॉर अरेंजिंग आर फूड। उस लेवल की बात यहाँ पे है। ठीक। ऐसे में आप जीएम क्रॉप लेके आना चाहते हैं, इसके अपने बेनिफिट्स हैं। जैसे पेस्ट रेजिस्टेंस आप डेवलप कर सकते हो। बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल बांग्लादेश ने अप्रूव किया हुआ है, देखो हम अभी भी जो है इंडिया में अलाउड नहीं है अभी। ठीक। तो दैट विल हेल्प इन रिड्यूसिंग द नीड फॉर इंसेक्टिसाइड्स। फार्मर की ओवरऑल जो है हेल्थ फार्म की बेटर रहती है। दैट इज द इम्प्रूव पार्ट हियर। ओके, क्योंकि ये देखिए फार्मर जब ये इंसेक्टिसाइड स्प्रे करते हैं तो वो खुद भी इनहेल कर लेते हैं। तो एक तरीके से ये फार्मर को हेल्प आउट करने के लिए बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है। एंड देन you talk about herbicide tolerant crops, okay, तो they will be immune to herbicides। उससे weed management आपका काफी simplify हो जाएगा और nutritional improvement भी आप यहाँ पे लेके आ सकते हैं। अब बात करते हैं मैनेजमेंट चेंजेस। ओके, इंट्रोडक्शन ऑफ जीएम क्रॉप दे कैन ऑल्टर द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। बिल्कुल आपकी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस ऑल्टर हो जाएगी। सोच के देखिए, आपको फर्टिलाइजर डालने की जरूरत नहीं पड़ रही है, आपको इंसेक्टिसाइड डालने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो इट कैन कंट्रीब्यूट इन सेविंग द फार्मर्स मनी। ओके, और फार्मर का पैसा जो है वो बचेगा, फार्मर की इनकम सेव होगी। और एक तरीके से आप ये बोल सकते हो हमारे गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है डबलिंग द फार्मर इनकम। ओके, तो आप उस गोल को भी आप यहाँ पे अचीव कर सकते हो। सो दैट इज समथिंग दैट वी कैन अचीव आउट ऑफ इट। तो ये बेनिफिट जरूर है, इसके बारे में हमें जरूर सोचना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए रिस्क एंड रेजिस्टेंसेस। पेस्ट रेजिस्टेंस आप डेवलपमेंट लेके आ सकते हैं। ओके, हर्बिसाइड रेजिस्टेंस आप लेके आ सकते हैं। दैट इज समथिंग। अब इसके अंदर समस्या क्या है, सिर्फ ठीक ये ऐसा नहीं है कि सब कुछ ठीक होगा, नुकसान भी हो सकता है। ठीक है ना। तो इंक्रीज्ड यूज ऑफ ग्लाइफोसेट लीड्स टू वीड रेजिस्टेंस। अब ये भी कई एक समस्या है। एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जाओगे दूसरी प्रॉब्लम जो है वो पैदा हो जाएगी। दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। एनवायरमेंटल कंसर्न्स आर देयर। ओके, कि आप हेल्थ रिस्क हो सकते हैं, वी डोंट नो। और एट द एंड ऑफ द डे वी हैव नो आइडिया कि अगर आप एडिबल में लेके आते हैं तो क्या वाकई ये बिल्कुल हमारे लिए हेल्दी होगा। ऐसा भी हो सकता है कि इमीडिएटली आपको कोई प्रॉब्लम ना नजर आए, लेकिन ओवर द टाइम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपके लिए आ जाए। सो हाउ यू आर गोइंग टू डील विद दैट, वो एक समस्या है। ठीक है, एंड देन देयर विल बी फ्यू कंपनीज जो इसको मोनोपोलाइज करेंगी। तो अगेन इट विल नॉट बी इन द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर। हमारे यहाँ पे जो फार्मर्स हैं वो क्या करना चाहते हैं, वो खुद सीड सेव करते हैं कि नेक्स्ट टाइम हम लोग इसी सीड को लगा लेंगे। लेकिन ये जो कॉरपोरेट्स होंगे वो ऐसे सीड बनाएंगे जो सिर्फ वही कंपनीज ही बना सकेंगी। सो इवन दैट इज पॉसिबल, और ऐसा हमने देखा है, पास्ट में हुआ भी है। ठीक। सो वी हैव टू टेक अप दिस बैलेंस्ड अप्रोच, एंड राइट नाउ वी आर टेकिंग दैट। देयर शुड बी प्रॉपर लैब स्टडीज। ओके, आप प्रॉपर लैब स्टडीज को देख के प्रोज एंड कॉन्स को प्रॉपर कमेटी लेवल पे देख के देन यू शुड टेक अ कॉल। उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि आप एडिबल फील्ड के अंदर जीएम क्रॉप्स अलाउ करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे, बिकॉज दिस इज गोइंग टू हैव अ वेरी सीरियस रिपरकशन फॉर द हेल्थ। ये बहुत बड़ी समस्या होगी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें यहाँ पे ध्यान देने हैं। रिसर्च एंड डेटा इट शुड बी मेड अवेलेबल। पूरा आपके पास आइडिया होना चाहिए कि लॉन्ग टर्म में क्या इसका इम्पैक्ट आ रहा है। ओके, सो दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू बी वेरी यू कैन से कंसर्नफुल अबाउट। उसके बिना बात नहीं बनेगी। ठीक है, ये सब ध्यान देना है। ओवरटर्निंग ऑफ श्रीलंका ओल्ड पॉलिटिकल ऑर्डर, सो देयर इज अ न्यू गवर्नमेंट इन पावर, एंड
ये चेंज हुआ है बहुत बड़ा। ओके, सो वी हैव टू सी अ न्यू पर्सन, न्यू पार्टी, वो पावर में आई है, जो पुराना पुराना पॉलिटिकल सिस्टम है वो यहाँ पे बदल गया है। सो दिस आर द डेवलपमेंट्स। ओके, ये श्रीलंका के अंदर है, तो हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आसपास क्या चल रहा है आपके अंदर। चलिए, तो लॉन्ग फाइट फॉर एक्सेसिबिलिटी डिग्निटी इन इंडियन प्रिजन्स की बात हो रही है। प्रिजन रिफॉर्म्स का मुद्दा पुराना है। देखिए, सबसे पहली चीज आप देखिए आजकल कंडीशन क्या है। देखो, सिर्फ ये पहली बार नहीं हुआ, बहुत बार ऐसे हाईलाइट किया गया है कि हमारे यहाँ पे ओवर क्राउडिंग है। और ओवर क्राउडिंग एक तरीके से आप ये मान के चलिए कि इनह्यूमन और अनहाइजीनिक सिचुएशन कंडीशंस के अंदर प्रिजनर्स को रहना पड़ता है। ओवर क्राउडिंग किस लेवल की है कि 5.73 लाख प्रिजनर्स हैं इन द कैपेसिटी ऑफ 4.36 लाख। ओके, तो तकरीबन आप मान के चलिए कि इतना बड़ा मिसमैच है यहाँ पे। ओवर क्राउडेड है, 120% पे आपकी प्रिजन्स जो है वो काम कर रही हैं। 100% मतलब जितने के लिए जगह है उतना है, और कई तो ऐसी हैं कि 200% पे काम कर रही हैं, इतनी ज्यादा सिचुएशन खराब है। क्लियर? तो ये समस्या है। और ऐसे में जो पर्सन विद डिसेबिलिटी होंगे, अगर कोई ऐसे इंडिविजुअल होंगे जिनको डिसेबिलिटी होगी, उनके लिए तो सिचुएशन और ज्यादा वर्स्ट हो जाती है। ठीक, तो इसीलिए ये अलार्मिंग है कि प्रिजन रिफॉर्म्स हमें इसीलिए बेटर करने होंगे। आप खुद ब खुद देख लीजिए, अगर किसी को डिसेबिलिटी है तो उसके लिए तो ये अलग लेवल की प्रॉब्लम है। सो वी हैव, देयर इज दिस इंक्रीज्ड वल्नरेबिलिटी टू अब्यूज एंड वायलेंस, दैट इज वन पॉइंट। इग्नोर्ड स्पेशल नीड्स फॉर डेली एक्टिविटीज, ये भी एक चीज है। लैक ऑफ असेंशियल असिस्टिव आइटम्स, ठीक, उनके लिए ये सारी चीजें अवेलेबल ही नहीं है जेल के अंदर। तो आप एक चीज समझ लीजिए कि पर्सन विद डिसेबिलिटी को लेके हमारी सोसाइटी ही थोड़ी इनसेंसिटिव रही है, और उसका रिफ्लेक्शन आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। अभी थोड़ा बहुत चल रहा है हमारे यहाँ पे काम कि एक्सेसिबल इंडिया, आप बोल सकते हो, कैंपेन हमने चलाई थी जिसके अंदर हम पब्लिक बिल्डिंग्स को पर्सन विद डिसेबिलिटी फ्रेंडली बना रहे थे। ठीक, उस लेवल पे काम चल रहा था, एफर्ट हैड बीन डन, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल काम नहीं हुआ है, बट स्टिल सिचुएशन इज दिस, चीज अभी भी बिल्कुल वैसी ही है। सो दैट इज वन थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड। अब देखो, क्यों ये करना जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की अगर हम बात करें, देर इज दिस राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम, लाइफ, पर्सन लिबर्टी, ये चीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखी है। और अगर आप किसी पर्सन विद डिसेबिलिटी को वो बेसिक सर्विसेज डिनाई करते हो, तो आप ये मान के चलिए कि आप इन राइट्स का वायलेशन कर रहे हैं। जेल में डालने का मतलब ये नहीं है कि उनके फंडामेंटल राइट्स आप उनसे छीन लेंगे। सो दैट इज वन थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो यू हैव टू कम अप विद द ह्यूमेन अप्रोच, एक ह्यूमन टच तो होना चाहिए ना। इंटरनेशनल कन्वीनियंस की बात करें तो हमारे पास नेल्सन मंडेला रूल्स अवेलेबल है, जो बताते हैं, प्रॉपर गाइडलाइंस देते हैं कि आपको किस पैरामीटर पे जो है सर्विसेज फैसिलिटेट करनी है। सो दैट इज वन थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड। क्लियर? देन देर इज दिस यूएन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, इट प्रोहिबिट्स इनह्यूमन ट्रीटमेंट। और एक तरीके से अगर आप प्रिजनर्स को ये सर्विसेज डिनाई कर रहे हो, ओवर ऑक्यूपेंसी में उनको रख रहे हो, तो उसका मतलब यही होगा कि आप एक तरीके से इनह्यूमन ट्रीटमेंट कर रहे हो उनके साथ। सो ऑल दीज थिंग्स हैव टू बी केप्ट इन माइंड। और अगर आप डोमेस्टिक लेजिस्लेशन की बात करें, तो वी हैव राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट विच मैंडेट्स प्रोटेक्शन फ्रॉम अब्यूज एंड इंश्योरिंग बेसिक नीड्स। तो जेल के अंदर पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए एक बेसिक नीड होना जरूरी है, उनके बेसिक नीड्स एड्रेस करें, दैट इज समथिंग विच इज रिक्वायर्ड है। जेल में वो सर्विसेज होनी चाहिए। सो ये सब फैक्टर्स थोड़े हमें ध्यान देने होंगे यहाँ पे। क्लियर? अब इसके अंदर थोड़ा और एड ऑन है, जस्टिस अमिताभ रॉय पैनल बनाया गया था, उन्होंने कुछ एक सजेशंस दिए हैं। पहली बात, अब देखिए, सबसे बड़ी समस्या है अंडर ट्रायल्स। ओके, तो हमारे यहाँ पे जो स्लो जुडिशियल प्रोसेस है, उसकी वजह से बहुत से लोग जेल में बैठे हुए हैं। देन बेल बॉन्ड, बहुत सी जनता ऐसी है जो बेल बॉन्ड पे नहीं कर सकते। अगर वो उनके पास थोड़े बहुत पैसे हो तो वो बेल बॉन्ड भी पे कर पाएंगे, लेकिन ऐसा उनके पास नहीं होता। तो these factors have to be kept in mind. There is this overcrowding, स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट आपको सेटअप करनी चाहिए इन पेटी ऑफेंसेस के लिए। लॉयर्स टू प्रिजनर रेशियो, देयर शुड बी एटलीस्ट वन लॉयर फॉर एवरी 30 प्रिजनर्स, ऐसा होना चाहिए। बहुत से ऐसे केसेस हैं जहां पे इनको लॉयर नहीं मिलता, ये अफोर्ड नहीं कर पाते हैं महंगे लॉयर। ओके, और इन केस उनको बेल नहीं मिलती है। तो ये नॉर्मल सी प्रोसेस है, छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हम वाकई एड्रेस कर सकते हैं। देन देर इज दिस प्रॉब्लम ऑफ अंडर स्टाफिंग। क्लियर? तो अंडर स्टाफिंग की प्रॉब्लम है यहाँ पे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑफ ट्रायल शुड बी डन,
ये सब फैक्टर्स आपको लेके आने पड़ेंगे। फॉल एक प्रिजनर को एक फ्री फोन कॉल अलाउ करनी चाहिए, एक दिन में वो अपने फैमिली को एक बार कॉल कर सके। तो ये अप्रोच आपको ध्यान देनी है, इसी से ही जो है सुधार होगा, इसी से ही जो है वो इंडिविजुअल जो है वो चेंज होगा। अदरवाइज दैट इंडिविजुअल विल डेवलप ग्रज अगेंस्ट द सोसाइटी। ओके, तो वो चीज हमें नहीं चाहिए, एंड वी हैव टू कम अप विद दीज मेथड्स। दिस इज हाउ वी विल बी एबल टू सॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लम। ये सारी चीज आप तभी ठीक कर पाएंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं तो क्लियरिंग द एयर ऑन दिल्ली पोल्यूशन क्राइसिस। अब देखो एक चीज समझने वाली है कि अभी तक जो हमारा एफर्ट चलता है, जो भी स्टेप्स हम लेते हैं, रियलिटी ये है वो सब ब्यूरोक्रेटिक एफर्ट की तरह चलता है। ठीक, आप सिर्फ ब्यूरोक्रेटिक एफर्ट ले रहे हो और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकलेगा उससे। उससे कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला इस प्रॉब्लम का। तो मैं ये इन्होंने केस स्टडी बताई, इन्होंने कहा कि देखो लॉस एंजलिस में उन्होंने पोल्यूशन कंट्रोल प्रोग्राम बनाया था 1947 के अंदर। ठीक, एलए की बात हो रही है ये। और वो तब से लेके अब तक सेम अप्रोच के साथ लगे हुए हैं, और वहां पे भी पोल्यूशन कुछ खास कम नहीं हुआ है। सेम चाइना की अगर हम बात करें, उन्होंने थोड़ा बहुत सिचुएशन को इम्प्रूव किया है। तो हमारे पास दोनों ही एग्जांपल्स अवेलेबल हैं। आपको टेक्नोलॉजी से ही सॉल्यूशन मिलेगा, दैट इज समथिंग वी हैव टू एक्सप्लोर हियर। इसके बिना कोई भी समस्या का समाधान नहीं है, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है ना? तो पब्लिक अवेयरनेस ये सबसे मोस्ट क्रिटिकल पार्ट है। अभी आम जनता को पता ही नहीं है कि पोल्यूशन की प्रॉब्लम है। ये एक मोस्ट क्रिटिकल चीज है, पब्लिक अवेयरनेस होनी चाहिए। बिना इसके आप कुछ भी बहुत बड़ा चेंज नहीं ला सकते हो। सो दीज आर फ्यू थिंग्स दैट हैव टू बी, यू कैन से, केप्ट इन माइंड। गवर्नमेंट को ये करना पड़ेगा, अदरवाइज वो जो ब्यूरोक्रेटिक एफर्ट है ना कि ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं, उससे कुछ नहीं बनने वाला है, सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। यू नीड टू हैव अ विजनरी प्लान। कोई लॉन्ग टर्म प्लान तो हो कि हम ये करेंगे वो करेंगे। सबको पता है कि स्टबल बर्निंग की प्रॉब्लम है। ठीक, तो क्या उसका सॉल्यूशन नहीं निकाला जा सकता? क्या ये अभी तक सोल्व क्यों नहीं हुआ है? सो दैट इज समथिंग विच इज मोस्ट क्रिटिकल। और इसके ऊपर जो चीज चाहिए होती है वो होती है आपकी पॉलिटिकल विल। ये सब कुछ करने के लिए पॉलिटिकल विल दिखानी पड़ेगी। जब तक पॉलिटिकल विल नहीं होगी तब तक आप मान के चलिए कि सिचुएशन जो है वो नहीं बदलने वाली है। क्लियर? बिकॉज द सिचुएशन इज डिमांडिंग बोल्ड स्टेप्स। कुछ बोल्ड स्टेप्स हमें लेने पड़ेंगे, दैट इज समथिंग विच इज रिक्वायर्ड राइट नाउ। क्लियर? आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। ओके, शुड पैक्ड food content be labeled? That is something which should be, you can say, क्लियर होना चाहिए। हेल्दी अनहेल्दी जो है वो आप बिल्कुल क्लैरिटी के साथ रखिए कि कितना फूड कैसे है, हेल्दी है अनहेल्दी है, स्टार रेटिंग लेके आइए। ठीक है, ताकि आम जनता को पता होना चाहिए। देखो हम एसी वगैरह खरीदते हैं तो हम स्टार रेटिंग देखते हैं ना कि 5 स्टार एसी है कि 3 स्टार एसी है। वैसा ही खाने को लेके भी होना चाहिए, क्योंकि अगर आप बात करेंगे तो हमारे यहाँ पे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का जो बर्डन है वो इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक, और उसके अंदर ओबेसिटी, डायबिटीज, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। अब इन सब प्रॉब्लम्स को हमें डील करना होगा। तो उसके लिए क्या आप खा रहे हो उसके उसकी प्रॉपर क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। कि अगर आप चिप्स का पैकेट खा रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि कितना नुकसान पहुंचाएगा ये आपको। ओके, दैट इज समथिंग विच इज रिक्वायर्ड हियर। तो देर शुड बी नेशनल, you can say, multi-sectoral action plan for prevention and control of कॉमन एनसीडीज। ये हमारा एक प्लान ऑलरेडी हम लोग करा रहे हैं, नेशनल मल्टी सेक्टोरल एक्शन प्लान फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कॉमन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ओके, तो ये ऑलरेडी हम चलाए रखे थे हमने। तो उसके अंडर आपको ये सब स्टेप करवाने चाहिए थे। ठीक है ना? दैट इज व्हाट द आइडिया इज। अब आगे बढ़ते हैं, और क्या खबर है यहाँ पे। इंटरनेशनल पेज पे चलेंगे उससे पहले। ठीक है, इसको लेके कोई बात नहीं है। ओके, तो ये बिजनेस की चीज, मोदी जी की फोटो देखी थी आपने? मोदी जी ऑस्ट्रेलिया फॉर्म अप रिन्यूएबल पार्टनरशिप। ओके, देखो ये एक बढ़िया डेवलपमेंट है। बढ़िया मैं इसलिए बता रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया के साथ हम ऑलरेडी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं, मैंने पहले बताया, और ये बहुत बड़ी चीज थी अपने आप में। क्लियर? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ वी हैव, यू कैन से, राइट थॉट प्रोसेस। और एस जयशंकर साहब ने अपनी किताब में भी लिखा है कि भाई अभी तक ऑस्ट्रेलिया के साथ हम निगलेक्टेड क्यों चल रहे थे। तो एक अच्छी डेवलपमेंट है जो यहाँ पे हुई है। ठीक है ना? तो पैरामिलिट्री अटैक ऑन सेंट्रल सुडान विलेज किल्स 40।
ओके, तो अफ्रीका के अंदर पॉलिटिकल टसल चलता रहता है, इंस्टेबल अफ्रीका है यहाँ पे। यूएस डिसीजन ऑन मिसाइल बिग मिस्टेक, दिस इज व्हाट अर्दोगान इज सेइंग। ओके, अब देखो इसको लेके अलग अलग स्टैंड है कि यूएस ने ये अलाउ क्यों किया। तो बिडेन जाने से पहले, ओके, अभी ट्रम्प दिसंबर जनवरी में आएंगे, बिडेन जाने से पहले सिचुएशन को इतना गर्म करके जाना चाहते हैं कि ट्रम्प के लिए यू टर्न लेना डिफिकल्ट हो जाए, ठीक है ना। तो वो ये मेक श्योर करना चाहते हैं कि ट्रम्प के लिए सिचुएशन जो है वो डिफिकल्ट हो जाए। सब लोग वेट कर रहे हैं कि ट्रम्प आएंगे, सिचुएशन जो है इंप्रूव होगी। रशियंस आर आल्सो प्लानिंग थिंग्स लाइक दैट। ओके, अब ये गेम क्या चल रहा है देखो। तो रशिया ये कह रहा है कि ट्रम्प के आने से पहले जितना हो सके उतना एरिया कब्जे में ले लो, दैट इज देयर डेवलपमेंट, ठीक। और सेम यूक्रेन भी यही कह रहा है, यूक्रेनियन फोर्सेस, रशियंस ये भी कैलकुलेट कर रहे होंगे कि जैसे ही ट्रम्प आएगा तो यूक्रेन की जो फोर्सेस हैं उनका मोराल भी डाउन हो जाएगा। तो दे आर कैलकुलेटिंग ऑल दीज सिनेरियोज कि मोराल यूक्रेनियन फोर्सेस का डाउन होगा बिकॉज पीछे से अमेरिकन एड नहीं मिलेगी, एंड सिचुएशन विल बी लाइक दिस कि उस केस में यूक्रेन अंडर प्रेशर आएगा और इसी वॉर खत्म कर दिया जाएगा। तो ये इस लेवल की सिचुएशन जो है वो चल रही है अभी आज की डेट में। क्लियर। सो दैट इज समथिंग विच हैव टू बी, यू कैन से, केप्ट इन माइंड हियर। अब ये देखो क्या होगा, इसको लेके वेट एंड वॉच का सिस्टम है। तो अटैक इन पाकिस्तान किल 20 इन 24 आवर्स। ओके, सुसाइड अटैक हुआ फिर दोबारा यहाँ पे, एंड अगेन दे आर टारगेटेड। तो बलूचिस्तान में भी गड़बड़ चल रही है, वहाँ पे पाश्तून इलाकों में भी गड़बड़ चल रही है। सो पाकिस्तान इज फेसिंग लॉट ऑफ ट्रबल। ओके, that is how it is. And China Brazil put peace first, that is what they are doing. Okay, तो वो कह रहे हैं कि शांति चाहिए, बिल्कुल शांति चाहिए, specifically in the present time. So we will wait how things will turn up. अब ये था आपका आज का सेशन, so stay tuned, stay